अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपकी मुलाकात कराएँगे शज़ेब वहीद से। शज़ेब वहीद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने माशाल्लाह फ़िनलैंड में 3.5 इयर्स की यानी कि साढ़े 3 साल की डिग्री 1.5 साल में कंप्लीट की। हम कह सकते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली। माशाल्लाह ये अचीवमेंट है और मैंने सबसे पहले ये न्यूज़ एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखी और मैं हैरान हुआ कि फ़िनलैंड में माशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम रिकॉग्नाइज़ किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि पाकिस्तान से वो बंदा है जिसने साढ़े 3 साल की डिग्री 1.5 साल में कंप्लीट किया। तो ये इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मैंने ट्रेस करने की कोशिश की। तो आई एम थैंकफुल टू शज़ेब वहीद कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ये सब कुछ कैसे अचीव किया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जी, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि आपको इस अचीवमेंट के बाद क्या-क्या रिकॉग्निशन मिली? कहाँ-कहाँ से आपको अप्रोच किया गया इस अचीवमेंट के बाद? अचीवमेंट्स में बेसिकली मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से सपोर्ट ज़्यादा मिली है और इंटरनली हमारे क कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, जो अभी मैंने पब्लिक नहीं किए। इंशाल्लाह आगे आने वाले वक़्तों में इंशाल्लाह पब्लिक करूँगा, जिसका एक्चुअल एडवांटेज पाकिस्तानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को होगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिली है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है। तो इंशाल्लाह वो पब्लिकली बाद में साइन करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जस्ट एक न्यूज़ रिकॉग्निशन मिली है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली अभी तक। जी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ इस मद में कुछ आपको सपोर्ट करेगी और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी कुछ एग्ज़ाम्पल सेट करेंगी। तो काइंडली बताइएगा कि पहले रिकॉर्ड क्या था? कितने पीरियड में किसी ने मैक्सिमम साढ़े 3 साल की डिग्री कंप्लीट की हुई थी? पहले 2 साल तक गया है। 2 साल तक काफ़ी स्टूडेंट्स जा चुके हैं। काफ़ी से मुराद बहुत ज़्यादा भी नहीं, जो एवरेज है यहाँ पे वो 2.5 साल के अंदर लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स 2.5 साल में करके जाते हैं डिग्री। और जो बहुत मेहनत करते हैं वो 2 साल तक गए हैं। 2 साल से नीचे 1.5 साल के ऊपर मैंने इसको फर्स्ट टाइम फिट किया। जी, अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर डिस्कस करते हैं कि जैसे एक सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर थीसिस को एक्सक्लूड किया जाए तो 6 सेमेस्टर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 24 सब्जेक्ट्स बन जाएँगे। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट और आपको कंप्लीट करने हुए थे, मतलब आपने करने थे या आपका टारगेट था। तो कैसे आपने ये सारा मैनेज किया? कुछ एक्सप्लेन करेंगे किस तरह आप सेमेस्टर वाइज़ कैसे लेके चले? फर्स्ट सेमेस्टर में कितना किया, सेकंड में कितना किया और फिर थर्ड में? तो कैसे आपने सारा ये कवर किया? टोटल मेरे 35 सब्जेक्ट से, जिसको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेरे सिर्फ 25 क्रेडिट्स हुए थे। टोटल 210 क्रेडिट्स की डिग्री होती है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सिर्फ 25 क्रेडिट्स हुए थे, जो 6 कोर्सेज़ बन रहे थे मेरे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सिर्फ 6 कोर्सेज़ पढ़े थे और उसके अंदर मैंने क्योंकि एक तो मैं पाकिस्तान में था उस टाइम पे रेज़िडेंस परमिट मुझे इश्यू नहीं हुआ था। तो ऑनलाइन मैंने पढ़ा था उसके अंदर, और उस टाइम पे मैं देख रहा था कि इधर पढ़ना कैसे है। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर ज़रा थोड़ा-सा एनालाइज़िंग के अंदर भी निकल गया। क्योंकि उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि टोटल डिफरेंट एक एजुकेशन सिस्टम था। तो वो पहले समझता गया उसके अंदर। जब सेकंड सेमेस्टर में ऑन कैंपस आ गया था, तो उसके अंदर 18 क्रेडिट्स मैंने उठा लिए थे। तो 18 क्रेडिट्स मैंने कंप्लीट किए थे सेकंड के अंदर, उसके अंदर 95 क्रेडिट वर्थ बनी थी उसकी। इसके अंदर प्रैक्टिकल 1 ट्रेनिंग शामिल कर दी थी मैंने। तो फिर 95 क्रेडिट्स मेरे इसके बने थे। फिर इसके बाद थर्ड के अंदर मैं गया। थर्ड के अंदर जो लास्ट सेमेस्टर मेरा अभी बना, उसके अंदर मैंने रिमेनिंग 11 कोर्सेज़ किए थे। 11 एक्चुअल जो कोर्सेज़ थे, जो पढ़ने वाले जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, वो 6 थे। बाकी जो रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स थे, वो एक काफ़ी छोटे-छोटे पोर्शन थे उसके, यानी कि उसका आधा पोर्शन ऑलरेडी मेरा सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट हो चुका हुआ था। तो वो बस कंप्लीट हो गया, जिसके क्रेडिट्स मुझे थर्ड के अंदर आए थे, और साथ-साथ थीसिस भी करता गया। तो फिर इस तरीके से 3 सेमेस्टर्स के अंदर कंप्लीट की। जी, ठीक है। लेकिन स्टिल आई एम जस्ट थिंकिंग अगेन, बहुत अच्छा लगता है कि थ्योरेटिकली आप कहते हो मैंने डिग्री जल्दी कर लेनी है, मुझे सेटल होना है, मुझे नेशनैलिटी चाहिए, मैंने पैसे कमाने हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप सोचते हो कि मुझे जल्दी डिग्री कंप्लीट करनी है, मैं रिक्वायरमेंट पूरी करूँ और इंडस्ट्री में जाऊँ, जॉब करूँ या आगे पीएचडी करूँ या अपना करियर की तरफ जाऊँ, ये थ्योरेटिकल चीज़ें छोड़ के जल्दी मार्केट में चला जाऊँ। लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल भी हो सकती है। आपने माशाल्लाह इम्प्लीमेंट किया इसको कि लेकिन ये अच्छा है कि आपने पहले सेमेस्टर में आपकी पेस नॉर्मल थी, लेकिन सेकंड और थर्ड में आपने काफ़ी स्पीडली, काफ़ी क्विकली चीज़ों को किया, जिसकी वजह से वो आप इसको आप कवर कर पाए, जल्दी-जल्दी डिग्री को कंप्लीट कर पाए। फिर दूसरी साइड पे
क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं कंट्रीज़ में पढ़ा हूँ, तो मैंने देखा है इतनी ईज़ी स्टडी नहीं होती। आपको असाइनमेंट्स होती हैं, आपको क्लास पार्टिसिपेशन करनी है, आपको रिसर्च गैप निकालना है, आपको डाटा कलेक्ट करना है, आपको इंडस्ट्री में जाना है। आप कई दफ़ा आपका रिसर्च गैप ठीक नहीं होता, टीचर कहती है नहीं जी ये गलत हो गया सारा कुछ, आप दोबारा डाटा इकट्ठा करें, मेथोडोलॉजी डिफरेंट लगाएँ आप, इस तरह रिसर्च ना करें। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं, बार-बार चीज़ें गलत होती हैं, फिर आप ठीक करते हैं। आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं डाटा इकट्ठा करने के लिए, कई दफ़ा आपने जिसका इंटरव्यू लेना है या जिससे डाटा लेना है वो आपको टाइम नहीं दे रहा, तो इट टेक्स टाइम और कई बार मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन आपने मैनेज किया और ये प्रैक्टिकली मैनेज किया और इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़बरदस्त आपने की। स्टिल आई एम थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे किया? कुछ आप इनसाइड न्यूज़ करें, इनसाइड न्यूज़ अपनी बताएँ कि कैसे आप ये इस डेडिकेशन को लेके चले और किस तरह ये मैनेज किया सब चीज़ें? क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि हम भी इन्हीं कंट्री से पढ़े हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें ज़बरदस्त मैनेज किया। तो काइंडली प्लीज़ अगेन। इनिशियली जिस समय मेरे को पहले पहले सेमेस्टर तो मेरे सिर्फ 6 सोर्सेज का था, जिसके अंदर सिर्फ 25 थे, तो उसके अंदर तो इतना कोई क्लैश नहीं था। वो तो बिल्कुल एक स्मूथ जो इनका प्लान था उसी के अकॉर्डिंग था। सेकंड सेमेस्टर के अंदर एक टाइम के तो अंदर 3-3 क्लासें हो रही थी, तो टीचर्स यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे कोऑपरेटिव थे। उनको मैंने ऑलरेडी प्लान बताया था कि मैंने इस तरीके से करना है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दी थी मुझे। तो फिर समटाइम्स एक क्लास नहीं मैं अटेंड करता था, 2 क्लास अटेंड नहीं करता था, 1 करता था। फिर नेक्स्ट वीक के अंदर मैं इनमें से एक की स्किप करके दूसरी करता था। तो एक वीक के अंदर हर सब्जेक्ट की 2 क्लासें होती थी। तो एक दिन एक पिक कर ली, सेकंड उसी वीक के अंदर फिर सेकंड क्लास उनकी पिक कर ली। तो इस तरीके से शफल करके मैं इनको चलता रहा, लेकिन असाइनमेंट्स के साथ मैं साथ-साथ रहता था। क्लास के जो मार्क्स थे वो मेरे ज़रूर कट किए थे, लेकिन बाकी क्या नाम है असाइनमेंट्स वगैरह, क्योंकि क्लास में लेता नहीं था, तो असाइनमेंट्स वगैरह वो सारी लेक्चर्स का जो मॉडल था वो सारा ऑनलाइन अपलोड कर देते थे। तो वो फिर रात वापस आके रात को उसको डाउनलोड करके उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेता था कि क्या पढ़ाया है, क्या असाइनमेंट है, वहाँ से चीज़ें देख लेता है। कोई जैसे कंफ्यूजन होती थी, साथ ही टीम्स के ऊपर वो टीचर्स को टच कर लेता था। तो टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव रहे थे इस मामले में। तो कोई भी क्वेश्चन होता था किसी भी टाइम मैं उनसे पूछता था, हर बार अवेलेबल रहते थे। तो उस वजह से थोड़ा-सा ईज़ी रह गया था। आई थिंक दिस इज़ द की पॉइंट। एक्चुअली पाकिस्तान में आपको क्लास अटेंड करनी पड़ती है और उसके बाद ऑनलाइन आपको टीचर के जो क्लास के जो सेशन होते हैं या क्लास के जो लेक्चर होते हैं, वो बहुत कम होता है कि ऑनलाइन क्लास के बाद अवेलेबल हो। लेकिन शज़ेब ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने भी इन्हीं कंट्रीज से एजुकेशन हासिल की है और स्पेशली कोरोना में तो ऑनलाइन क्लासेस होती थी और कोरोना में आप क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में आपको लाजमी वो ऑनलाइन आपको देते थे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से प्रेफर नहीं करते थे क्लास में, तो उनके ऊपर उनको जिम्मेदारी थी या टीचर्स के ऊपर होता था कि उन्होंने देने देने हैं ऑनलाइन। तो फिर ये प्रैक्टिस डेवलप होती गई और वैसे भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेहतर है, ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, कुछ टीचर प्रेफर करते हैं ऑनलाइन क्लास लेना और मोस्टली क्लास के बाद ऑनलाइन लेक्चर को अपलोड कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी में से चीज़ों को निकाला और इस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज़ किया जो कि इन नॉर्डिक कंट्रीज़ में स्पेशली फ़िनलैंड में और स्वीडन में होती हैं, कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया कि वो आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और आप बाद में भी उस लेक्चर को सुन सकते हैं, आप उस लेक्चर को ग्रास्प कर सकते हैं और उससे अपने लर्निंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आपने इस अपॉर्चुनिटी में से लिए अपने लिए इस फैसिलिटी या इस फ्लेक्सिबिलिटी में से या इस टेक्नोलॉजी के यूज़ में से अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाली और आपने कुछ बैठ के कुछ क्लासेस के जो ऑनलाइन लेक्चर थे वो आपने आफ्टर द लाइक इन द इवनिंग या इन द एट नाइट या ऑफिस या बाद में आपने सुने जब आपको टाइम मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल हो तो आप जब आपका दिल करता है आप बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें इन कंट्रीज़ में हैं, तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। जी, तो अब ये इम्पोर्टेंट है कि ठीक है आपने मेहनत की, बहुत डेडिकेशन शो की। मोस्टली लोग आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी डेडिकेशन से काम करते हैं। लेकिन इतनी जल्दी करना और उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? अब मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं और पेस के साथ चलते हैं, पहला सेमेस्टर अच्छा, सेकंड सेमेस्टर अच्छा, फिर रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी नहीं करते चीज़ों को, लेकिन मोटिवेट होते हैं। लेकिन आपकी मोटिवेशन तो एक्सट्रीम लेवल पे थी, तो अब क्या ये मोटिवेशन थी, किस वजह से थी? काइंडली अगर ये बताएँ कि इतनी डीप मोटिवेशन या इतनी हाईली मोटिवेटेड आप थे इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, तो काइंडली अपना इनर मोटिवेशन बताएँ कि क्या थी? क्यों आप इतनी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं? इनिशियली मैं आपको बताता हूँ, जब फर्स्ट सेमेस्टर में आया ना, तो मुझे जैसे ही मैंने इस नए करिकुलम में आया, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि मैं ऐसे 1.5 साल में जाऊँगा। मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा एक्चुअल प्लान था कि जो इसको 2.5 साल के अंदर कंप्लीट करूँगा,
जिस तरह नॉर्मल करते हैं लोग। और क्योंकि एक शिफ्ट नए एजुकेशन सिस्टम में शिफ्ट हुआ था, तो थोड़ा सा मेरे लिए फर्स्ट सेमेस्टर काफी टफ रहा था। तो उसके बाद जब सेकंड के अंदर आया, फिर मैंने जब कोर्सेज उठाए और ऑन कैंपस था, तो थोड़ा सा इजी नजर आ रहा था। तो जब मैक्सिमम कोर्सेज वहां पे उठा लिए मैंने, 18 क्रेडिट्स जो पढ़ने वाले मेन थे सब्जेक्ट्स, उसके अंदर उठा लिए मैंने। तो चीजें चलती रही, बीच में 4 4 दिन ऐसा थे मैं नहीं सोया करता था। तो उनके साथ साथ चलता रहा। तो इस तरीके से वो तो निकल गए। अब बेसिक जो बिहाइंड द सीन एक मोटिवेशन थी जो पहले करने की थी, वो रीजन ये था कि मेरा ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो फिनलैंड के अंदर जब मैं आया था, तो यहाँ पे मैं देख रहा था काफी अपॉर्चुनिटी है, और मेरी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे होती थी। तो जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट की मुझे मिल जाती थी घर से ही ना। तो फादर मुझे सपोर्ट करते थे। सेकंड सेमेस्टर में मैंने जॉब नहीं की थी इसी रीजन पे। मैं इसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम अपने स्टडीज को टाइम दिया, और कोई कोई काम नहीं किया। इवन कि मैं कोई सोशल गैदरिंग किसी चीज में नहीं जाता था। तो टोटल मैंने स्टडीज को टाइम दिया था, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली टेंशन नहीं थी, जॉब वगैरह उस टाइम पे करनी नहीं थी मैंने। तो वहां से इंडिपेंडेंट होकर जस्ट स्टडीज पे फुल टाइम फोकस किया। और थर्ड के अंदर आके, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी इसके अंदर टू शामिल, तो उसके अंदर जॉब भी कंटिन्यू थी मेरी। तो वो ऑल्टरनेट वीकेंड्स के ऊपर ट्रैवल करता था मैं, ऑल्टरनेट वीकेंड्स के ऊपर जॉब भी करता रहता था। तो उससे ये था कि मेरी जितनी इनकम रिक्वायर्ड यहाँ पे होती थी, जो लाइफ के एक्सपेंसेस थे, वो वहां से बियर अप कर रहा था। फिर वो फाइनेंशियली जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म कर दी थी, वो फिर इंडिपेंडेंसी में आ गया था। लेकिन जो बिहाइंड द सीन एक्चुअल मोटिवेशन थी कि करना है मैंने, वो रीजन ये था कि मेरा जो बिजनेस है यहाँ पे, उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी। और अगर मैं इसको जल्दी ना करता, तो हर महीने जो मैंने हिसाब लगाया था, तो एटलीस्ट 2000 यूरोज मेरे मिस आउट हो रहे थे। जो एक अपॉर्चुनिटी थी 2000 यूरोज यहाँ पे एक्चुअल वर्थ रखती है। तो जॉब प्लस अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, तो एक अच्छी अमाउंट बन जाती थी। तो ये भी अंडरस्टैंड एक एक्चुअल मोटिवेशन थी, क्योंकि अगर मैं मुझे था कि स्टिल मिस आउट करते हो, तो 2000 अगर आप 6 मंथ से भी मल्टीप्लाई करें, तो आराम आराम से 12,000 यूरोज आपकी एक्चुअल सेविंग से निकल जाते हैं, पाकिस्तानी राउंड 25 26 लाख रुपया बनता है। तो वो एक थोड़ी सी मोटिवेशन थी, ये भी करना। ऊपर से टाइम था, अगर पहले निकल जाए 6 मंथ्स का, एक थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, जो मैंने पीछे लूज आउट किया है, सोशल गैदरिंग मिस आउट की थी, और जो एक एक्चुअल लाइफ यहाँ पे मिस की थी, क्योंकि सिर्फ स्टडीज पे फोकस किया था, ना बाहर घूमना, ना लोगों से इंटरेक्शन, वो मिस जो किया था मैंने कहा चलो उसको 6 मंथ्स इसी के अंदर यूटिलाइज भी करता जाऊंगा। तो एक बेसिक एक्चुअल ये मेरी इस टाइम पे थी कि ये करना है। वरना मेरा एक्चुअल कोई प्लान शुरू में नहीं था कि कुछ ऐसा करना है। और इवन कि मुझे यूनिवर्सिटी भी कह रही थी कि आप उसको 2 साल में कर लो एटलीस्ट, ना अपने आप को स्ट्रेस में दो। तो लेकिन जब मेरा सेकंड सेमेस्टर क्लियर हुआ ना, सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने डिसाइड किया कि हो सकता है, जब मेरा सेकंड सेमेस्टर क्लियर हुआ, तब मुझे थोड़ी सी लाइट नजर आई कि मैं 1.5 साल में जा सकता हूँ। लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं था। इवन कि मेरे फादर से शेयर किया, फादर कहते हैं पॉसिबल नहीं है, 2 साल में ही होगा, इसके अंदर सिर्फ कोर्सेज करो, लास्ट के अंदर थीसिस वगैरह को करो, इसको भी इस तरीके से निकालो। टीचर से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि ऐसा होता नहीं है, कर नहीं सकते। मैं कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो बार बार जब उनको मैंने एम्फसाइज किया नहीं, मैंने ट्राई करना ही करना है, तो फिर उन्होंने भी सपोर्ट दिया कि ठीक है, करना चाहते हो तो करो। वो फिर उनकी तरफ से सपोर्ट रही, तो मैंने कहा ठीक है, इसको करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस तरीके से निकाल भी दिया। जी माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। अब मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने इतना स्मार्टली प्ले किया, तो उसके पीछे थोड़ा-सा अगर आप पर्सनल बैकग्राउंड डिस्कस कर सकें कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी? क्या आपने एफए किया था, एफएससी की थी, आईकॉम किया था? कैसे स्टूडेंट थे? क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट थे? पहले भी आप अच्छे ग्रेड्स आते रहे आपके, या आपने ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ था, आपकी इंग्लिश की स्किल्स बहुत अच्छी थी, मैथ की स्किल्स बहुत अच्छी थी? तो क्या क्या एडवांटेज मिला आपके आपके बैकग्राउंड से क्या मिला? तो वो थोड़ा-सा गाइड करें, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि किस बैकग्राउंड से बंदा आए, या क्या स्किल्स हों, या क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ हों जिसकी बेस पे वो ये अचीव कर पाएगा। मैट्रिक और एफएससी के बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। मैट्रिक के अंदर मैं मार्क्स भी आपको बता देता हूँ, जो कि लोगों के लिए मोटिवेशन होती है, जो मेरे लिए बड़ी थी। और मैट्रिक के अंदर मेरे इस टाइम 84% मार्क्स थे। और इसके बाद एफएससी के अंदर मेरे 52% मार्क्स थे। तो और एफएससी के अंदर क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वही क्रेटा सिस्टम, और मैं थोड़ा सा इसके अगेंस्ट भी था। मेरा सिर्फ में इस टाइम प्लान था कि मुझे सीए में जाना है। तो मुझे था कि आईकॉम वगैरह की फील्ड में चला जाऊँ, जहाँ पे केमिस्ट्री वगैरह मुझे ना पढ़नी पड़े। तो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह क्योंकि मेरी फील्ड से बिलोंग ही नहीं करती थी, मेरा माइंड ही नहीं था उसको पढ़ने का। तो वो मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेट था उसको डील करना। तो तो क्योंकि फोकस ही नहीं था उसके ऊपर, तो 52% मेरे मार्क्स एट दिन वहाँ पे आए। और जब वो मार्क्स आए, तो पाकिस्तान में मैंने अप्लाई किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। और क्योंकि उस टाइम मैं यहाँ पे आया नहीं था, और
उधर दो सेमेस्टर मैंने पढ़े थे बेसिक, और पढ़े नहीं थे बेसिकली। फर्स्ट सेमेस्टर जो था मेरा, उसमें कोई स्टडी मैंने नहीं की थी, सिंपली जाके एग्जाम दिए थे। और स्टडी शुरू की थी मैंने, लेकिन जो चीज़ें मैंने देखी उसके अंदर जो पढ़ाया जा रहा था वो मेरी समझ में नहीं था। मतलब वो इतनी बेसिक चीज़ें, मैंने कहा इसको कौन पढ़ता है। वो ऊपर से SST वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे थे। मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा। और सिंपल एग्जाम दिया मैंने, उसके बाद फिर सेकंड के अंदर आया। सेकंड के अंदर मेरा ऑफर लेटर ऑलरेडी आ गया। एग्जाम मैंने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम ही नहीं दिए, तो ये इसके अंदर हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ का सिस्टम शुरू हो गया। जब यहाँ पे आया तो फिर वो सारा कुछ इसके अकॉर्डिंग था। तो बेसिक चीज़ यही थी कि पाकिस्तान से जो एजुकेशन सिस्टम था, क्योंकि वो एक टोटल उसके ऊपर था, आपने बुक से पढ़ना है, उसी को याद करना है, वो बेसिकली मेमोरी टेस्ट था। तो वो मेमोरी टेस्ट के बेस के ऊपर जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एजुकेशन ही डिफरेंट है, तो एक मोटिवेशन ही डिफरेंट हो गई। कि जब पता चलता है कि हाँ, अपने ऊपर से यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है जिस तरह यहाँ पे आपको कोई सोशल स्टडीज पढ़ाई जा रही है, इवन कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री के अंदर, इवन कि मास्टर्स लेवल के ऊपर अभी भी बता रहे होते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, हालांकि मास्टर लेवल है। तो ये एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे आके कोई इस तरह की हमने बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ी, डायरेक्ट वो उन चीज़ों पे आई जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिकल लर्निंग थी, रिसर्च वर्क था, तो पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था। तो मैं कहा नहीं ठीक है। फिर यहाँ पे फिर पढ़ना क्योंकि आसान हो गया, इंटरेस्ट का था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को फिर आगे प्रोग्रेस किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व थे, फिर आपका पैशन था, फिर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चल रहे थे, फिर साथ साथ स्टडी भी कर रहे थे। तो इस ये चीज़ें इन चीज़ों ने आपको काफ़ी हेल्प किया डिग्री को जल्दी कंप्लीट करने में, क्योंकि इन दैट आपका पैशन था कि ये चीज़ें मैंने लर्न भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी आप उन कुछ चीज़ों को कर रहे थे और फिर आप साथ साथ पढ़ भी रहे थे और चीज़ों को जल्दी वो आप ग्रास्प कर रहे थे और जल्दी वो, क्योंकि जो जो आपका पैशन होता है फिर आप उसमें ज़्यादा एफर्ट्स करते हो, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, वो उसके रिजल्ट भी ज़्यादा आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने। वो उनके बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है या जो पैशन होता है उसको नहीं देखते, जिस वजह से भी बच्चे रटे सिस्टम में या उनसे तंग आते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपका जो पैशन था आप उसी में आप अपने आप को स्टडी में लेके गए, उन्हीं चीज़ों में आप प्रैक्टिकल इन्वॉल्व थे, तो वो चीज़ें बैलेंस हो गई, वो कम्बिनेशन ऐसा बन गया कि आपने ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किए एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिनका इतना पैशन नहीं होता। तो डेट्स वेरी गुड पॉइंट। अगर थोड़ा-सा आप बताएँगे कि आप बता रहे हैं कि आपके फादर ऑलरेडी फ़िनलैंड में थे, थोड़ा-सा अगर पर्सनल बता पाएँगे व्यूअर्स को कि आपके फादर थे, आप उनके साथ उन्होंने आपको हेल्प किया यहाँ पे आने के लिए, कैसे आप आए? थोड़ा-सा अगर गाइड करें तो? जी, फादर मेरे यहाँ पे 2018 से हैं, और वो भी इसके ऊपर ही आए थे, बैचलर्स के ऊपर। और उन्होंने भी आके, उन्होंने 2 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट की थी, और साथ साथ घर को चलाते रहे और सारा कुछ। तो उनसे भी मुझे इंस्पिरेशन थी कि उन्होंने इतने टाइम के बाद आके ये काम किया। और फादर ने और आई एम इम्प्रेस्ड कि आपके माशाल्लाह फादर 2018 में ऑलमोस्ट 5 साल पहले ही इधर आए और उन्होंने बैचलर स्टडीज़ में एडमिशन लिया और बैचलर स्टडीज़ 2 साल में कंप्लीट की। तो आई एम इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह आपकी तो फैमिली में ही ये चीज़ें हैं कि माशाल्लाह उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। इस उम्र में आके इतनी मेहनत करना भी बहुत मायने रखता है। तो फादर मेरे असल में काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे बैठ जाने की, तो यहाँ पे ऑलरेडी इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने बताया यहाँ पे स्टडी कैब का कोई इशू नहीं होता सारा कुछ। तो उन्होंने गाइडेंस वगैरह दी, तो फिर वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की, साथ साथ में मुझे स्पॉन्सर किया। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद जब तक मैं यहाँ पे आया उनकी डिग्री खत्म हो गई हुई थी, फिर मेरी स्टार्ट हुई। तो फादर को थोड़ी सी एग्जामेशन वगैरह मिल गई हुई थी। फादर ने ऑलरेडी MBA किया हुआ था, तो उनको थोड़ी सी एग्जामेशन मिली हुई थी। तो 2 साल में फिर करना इश्यू नहीं होता जब आपको एग्जामेशन मिल जाए, क्योंकि मैंने तो स्क्रैच से की थी, और फादर ने थोड़ी सी एग्जामेशन ले ली थी, तो वो उनके लिए ईजी रहा था उस तरीके से। अगर मैं पूछ सकूँ पर्सनल क्वेश्चन, जब फादर आए थे उनकी एज क्या थी? एट थी। माशाल्लाह 48 इयर्स की एज में वो बैचलर में फ़िनलैंड में आए। इस एज में भी आके उन्होंने इतनी पढ़ा और इतनी मेहनत की। माशाल्लाह ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने तकरीबन 10 साल मैं कोशिश करता रहा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन में कि पॉइंट्स पूरे हो जाएँ और मैं निकल जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश है तो आपको नई लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज़ में नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड में आपको डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है अपने आप को ग्रो करने के लिए या एक्सेल करने के लिए।
तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश होती है, तो मैंने बहुत कोशिश की इमिग्रेशन हासिल करने की, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वो बेहतर होता है, तो मैं नहीं जा सका, तो मैंने 10 साल उसमें ज़ाया किए। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब बेहतर टाइम होता है तभी आपके लिए होता है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना चाहिए। दिस इज़ द की पॉइंट। और ये बहुत अच्छी बात है, नॉर्डिक कंट्रीज़ में, फ़िनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में, इन कंट्रीज़ में आप जब मर्ज़ी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे लोग बैचलर के बाद कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद मास्टर करते हैं। तो ऑलरेडी लोगों का यहाँ पे भी गैप होता है और वो बाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। तो ये इन कंट्रीज़ में, नॉर्डिक कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है कि लोग 50 साल की उम्र में भी मास्टर कर रहे होते हैं। तो इनके लिए बहुत कॉमन है, इसलिए ये एक्सेप्ट करते हैं और ये वीज़ा भी देते हैं। तो बहुत सारे लोग इन बारे में सोच रहे होते हैं, तो उनको सोचना नहीं चाहिए। अगर उनकी ख्वाहिश है और इन कंट्रीज़ में वो किसी भी बैचलर या मास्टर में आना चाह रहे हैं, उनको आ जाना चाहिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। यहाँ पर आप उम्र के किसी भी हिस्से में जाकर पढ़ सकते हैं। जी, अब थोड़ा-सा अगर डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें कि स्टूडेंट्स फ़िनलैंड में आते हैं, उन्होंने जो जिस प्रोग्राम में आते हैं, डेफ़िनिटली वो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, इसलिए वो इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। फिर साथ-साथ क्योंकि बहुत मुश्किल है यहाँ पे मैनेज करना, महँगे कंट्रीज़ हैं, फ़िनलैंड भी बहुत महँगा कंट्री है। आपको जॉब करनी पड़ती है, पार्ट टाइम या और जॉब या नॉन स्किल जॉब जिसे हम कहते हैं, वो करनी पड़ती है ताकि आप सर्वाइव कर सकें। फिर थर्ड, आपकी सोशल लाइफ़ भी होती है, आपने फैमिली को फ़ोन भी करना है घर में, पाकिस्तान में या इंडिया में, जहाँ पे भी आपकी फैमिली है। आपके दोस्त भी हैं, आप ज़ाहिर है अकेले फ़ील करते हो, फिर आप वीकेंड पे दोस्तों को मिलते भी हो। फिर नंबर 4, अगर आपने कामयाब होना है तो आपको यहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। तो 4 चीज़ों को बैलेंस करना, इनको मैनेज करना, कुछ अपनी शेयर करें कि कैसे लोग करते हैं फ़िनलैंड में, या कुछ एग्ज़ाम्पल्स, या आप इसमें कैसे अभी तक इसको लेके चल रहे हैं। तो कुछ इसमें अगर हम डिस्कस करें चीज़ों को। चारों में से एक पॉइंट तो मैंने टोटल मिस किया हुआ था, मुझे जो लैंग्वेज का था। तो उसके ऊपर मेरा बिल्कुल फ़ोकस नहीं था। वो मुझे अभी भी कह रहे हैं कि हेलो और ख़त्म बाय के ऊपर ख़त्म हो जाती है मेरी। तो मतलब बिल्कुल बहुत मिनिमल सी आती है मुझे, जो बिल्कुल बेसिक्स होते हैं। तो उसके ऊपर मेरा बिल्कुल फ़ोकस ही नहीं था, क्योंकि जब स्टडीज़ पे था तो लैंग्वेज पे मैं नहीं गया था। तो अब इन मीन टाइम अब उसको लैंग्वेज कोर्स को कर रहा हूँ, अब उसको लेके चल रहा हूँ। लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज़ मैंने नहीं किया। और जो जॉब थी, सेकंड सेमेस्टर तक मैंने आपको बताया कि जॉब नहीं की थी मैंने, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक तो मेरी ऑलरेडी कंपनी चल रही थी, तो कुछ वहाँ से मुझे सपोर्ट थी, और बाकी मुझे जो रिक्वायरमेंट्स थी मेरे फादर थे, वो सपोर्ट कर रहे थे मुझे। तो थर्ड के अंदर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। और जॉब मैं सिंपली इतना कहता हूँ कि उतनी करें जितनी रिक्वायर्ड है, जितने आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं और जिससे आपकी फीस निकल जाए। मेन चीज़ ये दो होती है। लोग आते हैं स्टडी वीज़े के ऊपर और आके यहाँ पे सेविंग्स कर रहे होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। अगर आप स्टडी के ऊपर है तो स्टडी कंप्लीट करने पे फोकस करें, फिर आप आगे सेविंग्स पे करेंगे, और बाकी आपने सिर्फ सेविंग ही करनी है बाकी लाइफ। तो जिस मकसद के लिए है, फिर उसको अचीव करें, उसके बाद फिर आगे प्रोग्रेस करें। तो एक ये चीज़ थी। तो थर्ड के अंदर मैंने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, और उसके अंदर बस ऑल्टरनेट वीकेंड्स पे कर रहा था, जिससे मेरे लिविंग एक्सपेंसेस कवर अप हो रहे थे, क्योंकि फीस तो ऑलरेडी मुझे रिक्वायर्ड नहीं थी आगे की, वो ऑलरेडी पेड थी, तो ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो लिविंग एक्सपेंसेस मेरे कवर अप हो रहे थे, साथ साथ क्योंकि जो थोड़े से एक्स्ट्रा भी बन रहे थे वो सेविंग की साइड पे थोड़े बहुत जा रहे थे, क्योंकि इतना खर्चा नहीं था मेरा। तो जस्ट ये थी कि बाकी फैमिली टाइमिंग्स के अंदर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उसमें किया था। और सोशल गैदरिंग मैंने आपको सिंपली बताई कि वो मेरी टोटल ख़त्म थी। किसी दोस्त के साथ नहीं मिलना, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ़ घर से घर तक, यूनिवर्सिटी से घर तक, मेरा यही इसमें सर्कल रहा था। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं था। और बाकी समटाइम्स घर में भी इवन के कॉल नहीं करता था मैं। तो कुछ इस तरीके से रहा। ये समटाइम्स करता था तो बड़ी कम होती थी। थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ इस टाइप के किए थे। ये आपने अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं, मेन मकसद तो इनिशियली तो स्टडी ही होती है। इसलिए आप स्टडी के लिए आए, आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए और उस पे मेन फोकस होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैंने एग्जांपल्स यहाँ देखी हैं। जैसे फ़िनलैंड में मैंने वो एक केस स्टडी देखी थी कि वो बंदा 5000 यूरो हर मंथ फूड डिलीवरी से कमा रहा है। तो यहाँ पे होता है कि आप एक दूसरे को देखा-देखी कि वो कर रहा है काम और जॉब से इतना कमा रहा है, मैं भी करता हूँ। स्टडी को साइड पे रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म, या आपने नेशनैलिटी या आपने सेटलमेंट या प्रोफेशनल जॉब आपकी स्टडी की बेस पर आएगी। जो आप ये फूड डिलीवरी से या रेस्टोरेंट पे काम करके या सफाई के काम करके आप शॉर्ट टर्म मैनेज तो कर रहे हैं और आप पैसे भी कमा रहे हैं, थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पाएंगे, लेकिन वो जस्ट शॉर्ट टर्म होगी। लॉन्ग टर्म इसका नुकसान होगा, क्योंकि आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। आप अपनी जो मास्टर डिग्री है, जो बैचलर डिग्री जिस प्रोग्राम में आप आए हैं, वो ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले प्रायोरिटी स्टडी रखें, फिर आप उतना काम करें जितनी आप चीज़ों को मैनेज कर पाएँ और आपकी स्टडी या आपकी लैंग्वेज कंप्रोमाइज़ ना हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
दैट्स द वे टू गो व्हेन यू आर ऑन स्टडी वीज़ा। मैं बिल्कुल शायद से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली और लैंग्वेज में आप बहुत ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज नहीं, लेकिन A2 या B1 लेवल की भी लैंग्वेज कर ली, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप यहाँ से पेपर ना ले सकें या नेशनैलिटी ना ले सकें। क्योंकि लैंग्वेज की बेस पर या अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं, और कहीं न कहीं आपकी जॉब होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, अगर आपने मिड लेवल की लैंग्वेज कर ली है। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, प्रोफेशनल जॉब की भी, अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब भी। अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं और अपना इंटरेस्ट शो करते हैं फिनिश लोगों को कि मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड हूँ लैंग्वेज सीखने के लिए, वो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो मैं एग्री करता हूँ कि आपको अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को ज़्यादा ज़हन में रखकर काम करना चाहिए, ना कि फूड डिलीवरी से या फॉर द टाइम बिंग जस्ट आप रेस्टोरेंट में पैसे कमा रहे हो और सारा दिन आप काम करें और थक के आके सो जाएं। तो इसकी निस्बत आप थोड़ा काम कर लें, उतना काम करें जिससे आप अपनी जो एनर्जीज है वो अपनी स्टडीज़ पे या अपनी लैंग्वेज पे सर्व कर सकें। जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, सबको पता है, लेकिन क्या ये हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट है? क्योंकि फिनिश सिटीजन के लिए तो हैप्पीएस्ट कंट्री होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं, क्या आपकी ओपिनियन के मुताबिक आपकी राय क्या है कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है या नहीं है? है भी और नहीं भी है, दोनों इसमें पॉइंट्स आएंगे। है इसलिए अगर आप यूनिवर्सिटी का एक लेवल फॉलो करते हैं, फिर आप हैप्पी हैं, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे मॉडल के ऊपर आते हैं कि डिग्री बस जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, तो जितना आपको स्ट्रेस आना है उस उसके अंदर फिर आप हैप्पी नहीं रहते। अगर मैं सिंपली पूछूं तो जो राइट्स फिनिश सिटीजन को या उनके बच्चों को है, वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बच्चों को, जैसे हेल्थ फ्री है, एजुकेशन फ्री है बच्चों के लिए, तो क्या यही राइट्स जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फैमिली के साथ आएंगे, उनके बच्चे यहाँ पे आके पढ़ेंगे, क्या ये सारी फैसिलिटीज़ भी उनको फ्री होंगी, स्पेशली बच्चों के लिए? राइट्स दोनों के सेम होते हैं, क्योंकि अगर एक राइट एक बंदे का है तो वो दूसरे के लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। तो राइट्स दोनों को सेम मिलते हैं। सिर्फ जॉब मार्केट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, अगर आपको फिनिश नहीं आती फिर आपके लिए इशू आता है, और अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर कोई इशू नहीं होता। लैंग्वेज के ऊपर सिर्फ बैरियर आ जाता है, अदरवाइज आपको बाकी सारे राइट्स जो होते हैं वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, उसके अंदर आपको कोई इशू नहीं होता। जो फ्री एजुकेशन है वो डायरेक्ट अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो फिर आपको तब नहीं मिलती, जब आप वर्क परमिट पे होते हैं या पीआर आपको हो गई भी है, तो वर्क परमिट से स्टार्ट हो जाते हैं आपको राइट्स मिलने। तो वर्क परमिट पे है तो फिर आपकी फ्री एजुकेशन होगी, आपके बच्चों की भी फ्री एजुकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टडी वीजे के ऊपर हैं तो फिर आपके ऊपर फीस इम्प्लीमेंट होती है। बच्चों की एजुकेशन फ्री होगी, जो छोटे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल से पहले पहले उनकी फ्री होगी, और यूनिवर्सिटी तक अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास वर्क परमिट आ गया होगा, यानी कि ए परमिट बेसिकली। तो उस टाइम पे फिर उनको फ्री हो जाएगी एजुकेशन। गवर्नमेंट जो छोटे बिल्कुल बिल्कुल छोटे स्कूल लेवल के बच्चे हैं उनको 100 यूरोस पे करती है, और बाकी क्या नाम है जो बड़े हो जाते हैं, जो अनएम्प्लॉयड भी, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको ये 900 यूरोस पे करते हैं पर मंथ गवर्नमेंट। तो उस साइड से भी आप सिक्योर होते हैं कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल जॉब चली गई तो फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमने आगे पीआर वगैरह के लिए जाना होता है, वो फिर इस पर इम्पैक्ट करता है। तो बेहतर होता है कि आप उसको अवॉइड करें और एक अच्छी जॉब ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 900 यूरोस आपने जहाँ पे कमाने, अगर आप वहाँ पे जॉब करते हैं तो आप डबल ट्रिपल पे जा सकते हैं। तो मैन पावर यूज़ करके ज़्यादा फायदा है। जी, अब एक और क्वेश्चन है कि फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इस बारे में कि फ़िनलैंड में अगर हम मास्टर कंप्लीट कर लेंगे और ज़रा लैंग्वेज डिफरेंट है, तो कैसे इसको लेके चलें, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या सारी ज़िंदगी और जॉब ही करते रहेंगे या प्रोफेशनल जॉब भी हासिल कर पाएंगे? तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या एग्जांपल्स देखी हैं, क्या स्टोरीज हैं, किस तरह लोग फिर अपनी फील्ड की जॉब हासिल कर पाते हैं? आईटी से बिलोंग करते हैं उनको तो आते साथ जॉब मिल जाएंगी, उनको आते साथ फील्ड में जॉब मिल जाएगी, उनको इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जो आईटी के अलावा बिलोंग करते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं और या बाकियों की बात करूं जो आईटी से बिलोंग नहीं करेंगे, जैसे मैंने बीबीए की डिग्री की, ऑल्दो मेरे पास थोड़ा सा आईटी का एक्सपीरियंस है, लेकिन स्टैंड डिग्री की मैं बात करूँ जो ऑन एवरेज है, तो प्रोफेशनल जॉब आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स नहीं, कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ पे लैंग्वेज
रिक्वायर्ड नहीं होती, तो फिर आप वहाँ पे इंग्लिश के अंदर जा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है 90% वो आपको फिनिश रिक्वायर्ड होगी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो फिर आपको वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आएगा, फिर आपको और जॉब्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं, फिर आपके लिए हर एक फील्ड ओपन है, फिर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आता, हर प्रोफेशनल जॉब आपके लिए ओपन हो जाती है फिर। तो लैंग्वेज का बैरियर एग्जिस्ट करेगा, जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तब तक इश्यूज हैं। जी, ठीक है। इट मीन्स कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंस भी है। तो क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? अब लोग मोटिवेटेड हैं, ठीक है, लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो कहेंगे जैसे ही हम फ़िनलैंड जाएँगे, हम फ़िनिश सीखना स्टार्ट कर देंगे। या मे बी पाकिस्तान में जब उन्होंने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया, उनको पता है कि उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, उनको वीज़ा मिल जाएगा, उन्होंने फ़िनिश स्टार्ट कर दी। तो फ़िनलैंड में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं फ़िनिश सीखने की? क्या फ्री होती हैं या पेड हैं? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ है, अगर आप व्यूअर्स को गाइड कर सकें फिनिश लैंग्वेज सीखने के लिहाज से अपॉर्च्युनिटीज़? इसके 3 बेसिकली सोर्सेज़ हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। अव्वल जब आप अपनी डिग्री स्टार्ट करते हैं, मास्टर्स का मुझे नहीं आइडिया, अलबत्ता बैचलर्स के ऊपर आपको फिनिश का कोर्स करवाया जाता है। वो बहुत एक्सटेंसिव कोर्स नहीं होता, जिसको बिल्कुल बेसिक से आते हैं, वो करवाया जाता है, जिसके अंदर से जितनी मैंने सीखी, वहीं से सीखी। तो अगर आप उस पे फ़ोकस करें, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत थोड़ा-सा फ़ोकस किया था, तो मैंने जिस कोर्स पास करने की थी फिनिश लैंग्वेज की, तो मैंने तो उसके अकॉर्डिंग किया। अगर आप इसको थोड़ा-सा टाइम लगाएँ उसके ऊपर, तो आप बेहतर सीख सकते हैं वहाँ से भी। और एक वो सोर्स होता है, लेकिन आपको ज़ाहिर-सी बात है, एक कोर्स है, वो आपको प्रॉपर तो एक फुल लैंग्वेज कोर्स तो नहीं सिखाएगा, एक आपको बेसिक्स ही सिखाएगा। तो या तो आप उस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें, आपको बेसिक्स वहाँ से आ जाएँगी। सेकंड जो चीज़ जो मैंने अब करनी है, 2 चीज़ें होती हैं। एक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं लैंग्वेज की इसके लिए, और एक प्राइवेट है। तो अब ये अब आपकी चॉइस है कि आप गवर्नमेंट साइड पे जाते हैं या प्राइवेट पे जाते हैं। प्राइवेट में जैसे ये एडवांटेज होता है कि क्लासें थोड़ी-सी छोटी होती हैं और आपकी इस पे मिल जाएँगी आपको। और लेकिन जब आप गवर्नमेंट के ऊपर जाते हैं, तो वो फुल टाइम क्लासें हैं। वो फुल डे आपको ऑलमोस्ट उधर ही 8 आवर्स आपको ऑन कैंपस ही गुज़ारने पड़ते हैं। तो जो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वो फिर समटाइम्स लोगों के लिए मैनेज करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टोटल फ्री हैं, और इसके ऊपर इवन कि आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह भी ले सकते हैं। जी, अब बात करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं किस सिटी में यूनिवर्सिटी है या कैंपस किस सिटी में है, ताकि वो डिसीजन कर सकें। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि छोटे सिटीज़ में फीसिस कम है, लेकिन बड़े सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन और जॉब की या नॉन स्किल जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब स्टूडेंट्स को कैसे बैलेंस करें कि वहाँ जाएँ, जहाँ पर उनको फ़ीस भी कम पे करनी पड़े और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी हों। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या इनपुट है या किस तरह स्टूडेंट्स को हम गाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह प्रोग्राम को सिलेक्ट करें ताकि वो फ़िनलैंड में आकर कैसे कामयाब हो सकें? इसके अंदर मैं अपनी आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मैं एक छोटे सिटी में रहा हूँ, और इवन कि मेरा ख़्याल है कि शायद फ़िनलैंड का सबसे छोटा सिटी होगा आई गेस, जहाँ पे मैं हूँ। था, सॉरी। तो मैंने एक आपको बताया था कि अल्टरनेट वीकेंड्स के ऊपर मैं ट्रैवल करता था। तो मैं उधर से इधर कैपिटल सिटी में आता था, वहाँ से आके जॉब करता था, फिर वापस चला जाता था। तो एक तरीका ये होता है कि अगर आपकी फ़ीस भी कम है और आप इससे ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, और अ, यानी कि दूसरी सिटी में आप जाके जॉब कर लें, वो भी आपके पास अपॉर्च्युनिटी होती है, अगर आपको उस सिटी में जॉब नहीं मिल रही। और अगर आप बड़े सिटी में हैं, बड़े सिटी के अंदर ज़ाहिर-सी बात है, एक चीज़ सिंपल सी है, अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल €8000 फीस है, आप अर्निंग भी उस लिहाज़ से कर रहे हैं, तो जब आप €8000 एट अ टाइम पे करते हैं, दूसरी तरफ 3000 पे करना होता है। तो 8000 जब आप पे करते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा टफ रहता है। तो आई गेस छोटा सिटी प्रेफ़र मैं फर्स्ट टाइम करता हूँ, और क्योंकि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा होती है, फीस भी कम है, और आप स्टडी पे भी फुल टाइम फ़ोकस कर सकते हो। जो आपने फीस पे करनी है, वो आप डिफरेंट सिटीज़ में जाके, अगर आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो समर टाइम आपका ऑलरेडी आपने बड़ी सिटी में ही आना होता है, तो उधर भी आप आके कर सकते हैं। तो अपॉर्च्युनिटी आपके पास इस तरह ज़्यादा होती है, फीस भी कम आपकी लगेगी, और सेविंग का पोटेंशियल भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होता है। बिल्कुल, शाहज़ेब ने ठीक कहा और मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि बिग सिटीज़ में ट्रैवलिंग टाइम भी बहुत ज़ाया होता है। आपको डेफ़िनिटली सिटी बड़ा होता है, आपको ट्रैवलिंग टाइम या ट्रैवलिंग कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन छोटे सिटी में आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता, आपको सब कुछ नज़दीक-नज़दीक मिलता है। मेबी आप पैदल ही सफ़र कर पाएँ। फिर जो सबसे पॉज़िटिव जो मुझे लगा छोटे सिटीज़ में, बड़े सिटीज़ में सोशल नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होने का नुकसान भी होता है। आप दोस्तों से बातें करते रहते हैं या आपका अननेसेसरी टाइम ज़ाया होता है।
छोटे सिटीज़ में आपकी लाइफ सिंपल होती है, आप लैंग्वेज सीखने पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ें ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं। आप जॉब ढूँढने पे ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे आप और अब ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूँढ सकते हैं प्रोफेशनल जॉब के लिए। लेकिन बिग सिटीज़ में आप ट्रैवलिंग की वजह से काफ़ी आप दोस्तों के साथ टाइम ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि छोटे सिटीज़ में लाइफ थोड़ी-सी कूल होती है और लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा पे करती है जब आप लैंग्वेज सीख लेते हैं या आपके पास ज़्यादा टाइम होता है अपने आप को अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए। तो कुछ पॉजिटिव होते हैं छोटी सिटीज़ में और कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं हेलसिंकी या बड़े सिटीज़ में। फिर रिसेंटली एक बंदे ने फेसबुक पे पूछा कि मेरा वासा में एडमिशन हुआ है तो लोग फीडबैक दें कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। लेकिन मुझे अफ़सोस हुआ, काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आया वासा के बारे में। तो क्या लोगों को वासा में जाना नहीं चाहिए? जॉब है नहीं बिल्कुल। थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे अपनी स्टडीज़ में आके इन्वॉल्व हों, फिर कोई ना कोई रास्ते बन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आप निकलेंगे तो आगे चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर होंगी, क्योंकि आप बाहर आके एफर्ट करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिज़्क में इज़ाफ़ा करेंगे। तो लोगों को पॉज़िटिव ही करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट ही करना चाहिए। तो आप इस बारे में शाज़िब क्या कहते हैं? असल में हम वो हैं कि हमें हर चीज़ रेडी चाहिए। और अगर आपको मैंने आपको सिंपली बताया, अगर आपको एक सिटी में जॉब नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वहाँ पे वहीं पे बाउंड रहें। आप दूसरी सिटी ट्रैवल कर सकते हैं, वीकेंड्स आपको ऑफ आते हैं, 3 डेज़ आपके ऑफ होते हैं वीक में। आप 3 डेज़ जाके दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब ढूँढ सकते हैं। नियरेस्ट सिटी अगर आपके 1 आवर डिस्टेंस पे है, 2 आवर घंटे के डिस्टेंस पे है, 4 घंटे पे है, मैं 6 घंटे ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, तो चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। अगर आप मैनेज कर सकते हैं, फिर छोटे सिटी में आप या बड़े सिटी में आपके लिए इश्यू नहीं है। बहुत सारे लोग हेलसिंकी में रहते हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। बहुत सारे लोग छोटे सिटीज़ के अंदर उनके पास एम्प्लॉयमेंट है। मेरा भी सेम केस है। छोटे सिटी में रहा हूँ, 6 घंटे ट्रैवलिंग करता था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मेरे पास फुल टाइम है। और फुल टाइम से मुराद सॉरी वो है परमानेंट है, सॉरी। और कुछ लोग मैंने आपको सिंपली बताया हेलसिंकी में रह के भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो बात मैनेजमेंट की है, आप किस तरह जॉब अप्लाई करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, और ये सारा कुछ आप पे है। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं। कुछ लोग हेलसिंकी में भी रह के समझते हैं कि बड़ा सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद जॉब उनके घर में आ जाएगी, कमरे में आके कहेंगे कि आ जाइए हमारे पास काम करें। और इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। तो कुछ लोग छोटे सिटी में भी बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रेस्टोरेंट के विज़िट करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं एम्प्लॉयर के साथ, उनको जॉब मिल जाती है। कुछ लोग हेलसिंकी में भी लेज़ी होके पड़े रहते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो जितने आप इनिशिएटिव होंगे, जितना आप फ़ॉलो अप करेंगे, जितने फ्रीक्वेंट विज़िट करेंगे और जॉब पे या जहाँ भी आप जॉब करना चाहते हैं, उतने आपके चांसेस बढ़ जाएँगे। तो हम इनकरेज ही करेंगे, जहाँ एडमिशन मिले, जहाँ आपको कम फ़ी पे करना पड़े, जहाँ आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट के बाद ही आगे आस्ता-आस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू होती हैं। तो आपको कहीं से भी स्टार्ट कर देना चाहिए। जी, लास्ट पे फिर थोड़ा-सा लाइटर मोड में बात करते हैं कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया से जाते हैं, एशियन कंट्रीज़ से आते हैं, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और फिर एशियन कंट्रीज़ हैं। तो जो लोग आते हैं, नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो क्या कल्चरल शॉक्स होते हैं? क्या डिफरेंट वे ऑफ लाइफ होते हैं? क्या चीज़ें चेंज होती हैं? तो क्या जो लोग आ रहे हैं, उनको देखनी चाहिए और ख़्याल रखना चाहिए फ़िनलैंड में आके? आपका इनपुट इसके बारे में क्या है? एक तो चीज़ थोड़ा-सा हम बोलो कि आई, और जो आते साथ हम एक ऑर्डर्स लेवल के ऊपर आते हैं कि हर चीज़ का ऑर्डर देना, वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऑर्डर पे नहीं चलती, थोड़ा-सा प्लीज़ वगैरह पे चलती हैं। और टाइम पे थोड़ा-सा होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें टाइम प्रॉपर रिक्वायर करती हैं, और जो टाइम मैनेजमेंट आपको रखनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 5 मिनट लेट आ रहे हैं और अगला आपका इंतज़ार करेगा, तो आपको पहले 5 मिनट पहले आना पड़ेगा, लेट नहीं आ सकते। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और बाकी अ, जिस तरह विंटर्स यहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा हार्श होता है, डिप्रेसिंग साइड पे हो सकता है, तो उसका थोड़ा-सा ख़्याल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ एज़ सच और तो मुझे कोई। जी, शज़ेब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे टाइम का तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जैसे मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग है 8 से साढ़े 3। 8 का मतलब 8 ही है और साढ़े 3 का मतलब है साढ़े 3। 3 बज के 30 मिनट पे सारा ऑफ़िस खाली हो जाता है। तो टाइम के बहुत पाबंद है और सुबह 8 बजे भी एग्ज़ैक्ट टाइम पर आते हैं, बल्कि 7:55 पर ही ये लोग आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम का केयर करते हैं, बिल्कुल शायद आपने ठीक कहा, मैं एग्री करता हूँ इनसे। फिर ये बताएँ कि फ़िनिश लोग कैसे हैं? शाय हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग फ़िनलैंड आएँगे डेफ़िनिटली वो
लैंग्वेज सीखने के लिए किसी से बात करना चाहेंगे, जैसे वो फिनिश सीख रहे हो तो कोशिश करेंगे फिनिश लोगों से फिनिश लैंग्वेज में बात करें ताकि उनकी लैंग्वेज बेहतर हो सके। तो क्या ये लोग टाइम देते हैं, शाय हैं, या बात करेंगे सोशली, आप सोशली उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और उनसे कोई मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज। तो इस बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? फिनिश नॉर्मली इंग्लिश जिनको आती है मैं उनकी भी बात करूँ तो फिनिश बेसिकली आपको एक अपनी डिस्टेंस देते हैं। वो ऐसे आते जाते आपसे हेलो हाय नहीं करेंगे, और अगर तो फ्रेंड बन जाए तो फिर तो डिफरेंट होता है सीन। लेकिन इनिशियली जो होता है, अगर कोई जा रहा है या रास्ते के अंदर मिलते हैं आपको, तो उस तरह हेलो हाय इतनी नहीं होती। तो ये स्मॉल टॉक्स को इतना अवॉइड ही करते हैं, इनको पसंद नहीं स्मॉल टॉक्स। तो अगर आप इनसे कोई हेल्प वगैरह लेते हैं, फिर ये बहुत हेल्पफुल हैं, ये आपको बहुत डिटेल में जाके गाइड करते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट वैसे ही हाय हाय बाय कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ये आपको भी तंग नहीं करते, आप इनको तंग ना करें। तो सिंपल इस तरह से है। लेकिन अगर आप उनसे कोई गाइडेंस मांगते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करते हैं, फिर बहुत आपको गाइड करते हैं। फिर जो लोग पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं उनका ड्रीम तो यही होता है कि हम यहाँ पर आके प्रोफेशनल जॉब हासिल करें। तो आपका क्या ख्याल है, जैसे मुझे तो अभी तक कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी ऐसा नहीं लगा कि मेरिट को उन्होंने वायलेट किया हो। मतलब उनको किसी की नेशनलिटी से कोई कंसर्न नहीं, वो मेरिट पे इंटरव्यू लेते हैं, मेरिट पे चीज़ें डिस्कस करते हैं और फिर जॉब ऑफर करते हैं, या मेरिट काफ़ी हद तक ऑब्जर्व करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन खास मैंने ऑब्जर्व नहीं की। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? रेसिज्म मुझे अभी तक यहाँ पे कोई नज़र नहीं आया, ना मैंने एक्सपीरियंस किया, ना मेरे फादर ने एक्सपीरियंस किया, और ना सच कोई नज़र आ रहा है कि रेसिज्म यहाँ पे है। तो उस साइड से कोई इशू सच नहीं आएगा कि आपकी नेशनलिटी के ऊपर इस तरह कुछ नहीं। बल्कि इनफैक्ट मैंने अभी तक पाकिस्तानी की इज्जत ही देखी है अभी तक। आगे अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन अभी छोटे लेवल्स के ऊपर ऐसा इशू नहीं है।